गाइस अगेन सभी का वेलकम है वाईडी की एडिटोरियल क्लास में, जहां पे आप मेरे साथ द हिंदू के एडिटोरियल्स को पढ़ते हो उस अंदाज के अंदर जिसमें आपके दिमाग से इंग्लिश का डर निकलता है। हम यहां पे ट्रांसलेशन के साथ में वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों को भी लेंगे। आज का जो एडिटोरियल है ना, सेकंड अ टॉर्चुअस रिकवरी, ये बेस्ड है जीएसटी पे। इकोनॉमिक एडिटोरियल है, मुझे मालूम है बहुत लोगों का नाइटमेयर होता है ना। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है इकोनॉमिक एडिटोरियल तो यार समझ में नहीं आते हैं ना। कोशिश करेंगे आज इसको समझने की। सारे ग्रामर रूल्स, सारी वोकैबुलरी जो आप सीखोगे इस क्विज पे आप अप्लाई करोगे। अच्छे लेवल का क्विज है, हल्के में मत लेना। सब लोग कोशिश करें। वीडियो के लास्ट में इस क्विज को मैं लाइव आपको करवाऊंगा सॉल्यूशन। शुरू करेंगे, ध्यान से देखना। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। अ टॉर्चुअस रिकवरी एक ऐसी रिकवरी है जो है टॉर्चुअस। अब ये क्या होता है भाई? टॉर्चुअस हर वो चीज़ है जो टेढ़ी मेढ़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है, सीधी सीधी नहीं है ना। इसके लिए अपने पास वर्ड है ट्विस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड, मिएंडरिंग और जिगजैग। जिगजैग तो आपने बहुत बार सुना होगा है ना, टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ को बोलते हैं जिगजैग। और मिएंडरिंग वर्ड थोड़ा नया है, इसको आप ध्यान करें। हर वो चीज़ जो टेढ़ी मेढ़ी आती है जलेबी के जैसे, उसको कहते हैं टॉर्चुअस, मेएंडरिंग, ट्विस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड। तो कह रहा है रिकवरी जो है ना अपनी बड़ी ही टॉर्चुअस है। अब बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है रिकॉर्ड जीएसटी इनफ्लोज की। ऐसे जीएसटी की कमाई की, इनफ्लोज की, रिसीट की जो रिकॉर्ड हैं अपने आप में आज तक हुए नहीं। समझ गए ना? तो अभी दिसंबर में जो जीएसटी का सरकार को पैसा मिला है ना, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक दिसंबर में सरकार को किसी भी साल में ऐसा पैसा जीएसटी का कभी भी नहीं मिला। इन फ्लो वर्ड को देख लेना। इन मतलब अंदर, फ्लो मतलब बहना। बाहर से बह करके अंदर आए हैं, मतलब आपकी आवक है, आपकी इनकम है। इनफ्लो का मतलब यही होता है आपकी इनकम या आपकी आमदनी। वर्ड्स को तोड़ते जाओ, बड़े अच्छे से समझ में आते हैं, मज़ा भी आएगा याद करने में। अब मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड डिस्कस करता हूँ टॉर्चुअस के ऊपर बनने वाला। टॉर्चरस बहुत ही अच्छा फेयर है ये, है ना। टॉर्चुअस और टॉर्चरस, एक में आर आ रहा है, एक में आर नहीं आ रहा। टॉर्चुअस तो आपने सीख लिया, लेकिन टॉर्चरस है ना, इसका अलग ही डिफरेंट मीनिंग होता है। ये वर्ड बना है टॉर्चर से। टॉर्चर समझते हो ना, किसी को सताना। टॉर्चर से हमने बना दिया टॉर्चरस। टॉर्चरस टॉर्चरस इसका मतलब है वेरी पेनफुल। टॉर्चर कैसा होता है? मज़ेदार होता है क्या? पेनफुल होता है ना। तो टॉर्चरस क्या होता है? बहुत ही पेनफुल कोई चीज़ हो जो आपको टॉर्चर दे, टॉर्चरस कहलाती है। तो टॉर्चुअस और टॉर्चरस ये आप अक्सर देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए, इन पे दोनों वर्ड डिफरेंट है, एक में आर आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी में रिच है अपना एडिटोरियल आज का बहुत। कह रहा है रिकॉर्ड जीएसटी इनफ्लोज इन दिसंबर ऑगर वेल बट द इकॉनमी इज स्टिल इन अ फ्लक्स। कह रहे जो रिकॉर्ड जीएसटी के इनफ्लोज आए हैं ना, अपने आप में रिकॉर्ड जो जीएसटी की कमाई हुई है, रिकॉर्ड है अपने आप में, दिसंबर में आज तक नहीं हुई। कह रहे ये जो कमाई हुई है ना इन दिसंबर में, ये ऑगर करते हैं बड़े अच्छे से वेल। अब देखो ऑगर करना क्या होता है? आगे का अंदेशा देना, सिग्निफाई करना, प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। तो ऑगर वेल का मतलब है अच्छी भविष्यवाणी करना, शगुन का काम करना। समझ गए ना? तो कह रहे ये बड़ा ही अच्छा शगुन है दिसंबर में जो जीएसटी की कमाई हुई है, ऑगर वेल है। लेकिन जो इकॉनमी है ना, अभी भी वो इन अ फ्लक्स है, अभी भी वो बहुत ही बदलाव से गुजर रही है। फ्लक्स वर्ड को देख लेना। फ्लक्स का मतलब होता है ट्रांजिशन या कांस्टेंट चेंज, लगातार होने वाला बदलाव कहलाता है फ्लक्स, है ना। ये इन अ फ्लक्स को हम देखेंगे अभी। पहले सेंटेंस को पूरा समझ लो। दो सब्जेक्ट्स हैं, दो वर्ब्स हैं। पहला सब्जेक्ट है फ्लोस, दूसरा सब्जेक्ट है इकॉनमी। इनफ्लोस की वर्ब है ऑगरवेल और इकॉनमी की वर्ब है इज, है ना। चलो अब आ जाओ देखने वाली चीज़ों को। ऑगर वर्ड को आपने नोट कर लिया। सिग्निफाई, प्रेडिक्ट करना, फोरटेल करना, या प्रीसेज करना। प्रीसेज एक वर्ड होता है, प्रीसेज इसका मतलब होता है पहले से ही बता देना क्या होने वाला है ना, सिनोनिम है। तो ऑगर और वेल दोनों मिला दिया हमने, तो बन गया अच्छी भविष्यवाणी या एक शगुन, है ना। इसको गुड ओमेन भी बोलते हैं, अच्छे शगुन को। अब ये इन फ्लक्स पे आओ, ये एक इडियम होती है। देखो मेरी इच्छा ये होती है और मेरा तरीका भी यही है, जब मैं इन अ से बनने वाली इडियम देख रहा हूँ तो मैं फ्लक्स पे नहीं रुकूंगा, फिर मैं इन अ से बनने वाली सभी इडियम को देखूंगा और एक साथ देखूंगा, ताकि ये सभी इडियम मेरे दिमाग के एक कोने में एक साथ रहें। जब भी मुझसे पूछा जाए और मुझे इनके बीच का डिफरेंस पता हो, तो मैं सारी एक साथ आपको करवा भी देता हूँ। इन अ फ्लक्स मतलब जो चीज़ लगातार बदल रही हो। इन अ फिक्स इसका मतलब है इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन।
जब आप इनफिक्स होते हो ना तो आप बहुत दबाव में होते हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होते हो। इसको आप ऐसा भी बोलते हैं इन क्वांट्री, इन अ क्वांट्री, धर्म संकट में होते हो, है ना। तो इनफिक्स का मतलब है बहुत ही खराब सिचुएशन में होना, धर्म संकट में होना, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। इन अ फॉग या इन अ हेज, इसका मतलब होता है टू बी कन्फ्यूज्ड। फॉग का मतलब होता है कोहरा, हेज का मतलब होता है मिस्ट या कोहरा। कोहरे में कैसे होते हैं आप, आपको कुछ पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है सामने, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अगर आप इन्हें फॉग या इन्हें हेज हो तो जिंदगी में बड़े कंफ्यूज्ड हो, आप परप्लेक्स्ड हो, ठीक है। इन अ नटशेल, इसका मतलब होता है दो टूक शब्दों में। अगर दो टूक शब्दों में बोलूँ ना तो बोलूँगा इन अ नटशेल, इसका मतलब होता है टू समराइज। आप लास्ट में बोलते हो ना इन अ नटशेल, इसका मतलब होगा भाई दो शब्दों में बताऊं या दो वर्ड्स में बताऊं या दो लाइनों में बताऊं तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको। तो समरी देना किसी चीज़ का इन अ नटशेल कहलाता है। इन अ फैमिली वे, ये एसएससी में 2-3 बार आई हुई ईडियम है। इसका मतलब होता है टू बी प्रेग्नेंट, टू बी प्रेग्नेंट। और इन, इसकी स्पेलिंग सही कर दें, है ना। इन द पिंक, इसका मतलब होता है अगर आप गुलाबी हैं तो आप हेल्दी हैं, हेल्दी हैं, जवान है, यंग है ना। गुलाबी गुलाबी बना होता है ना स्किन पे, वहीं से इसको रिलेट कर लेना। हेल्दी को अपने हेल एंड हार्टी भी बोलते हैं, ये भी आपने ईडियम सुनी होगी। और इसके लिए एक बहुत अच्छी ईडियम है, कई बार एग्जाम में आई हुई है, एज फिट एज अ फिडल। आपको इसी तरीके से वोकैबुलरी देखनी होती है, चीज़ों को रिलेट करो, दिमाग में एक जाला बनाओ, वेब बनाओ। ये वेब बना हुआ मेरे दिमाग का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी बना सकते हो। बट इसके लिए आपको नोट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये सब मैंने आपको बताया ना इन अ से बनने वाला, अब इसके बाद और इससे पहले कुछ भी नहीं है। सारी ईडियम्स मैंने आपके सामने लिख दी, ईडियम्स के सिनोनिम्स मैंने आपके सामने लिख दिए। एज फिट एज ए फिडल मतलब बहुत ही हेल्दी, हेल एंड हार्टी मतलब बहुत ही हेल्दी, इन द पिंक मतलब बहुत ही हेल्दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको दूंगा एक समरी, आपको पता चले किस बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हो, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से शुरू से लास्ट तक बैंक और इंग्लिश, बैंक और एसएससी या यूपीएससी की इंग्लिश को जो ना समझना चाहते हो, तो आपको उसके लिए चैनल के होम पेज पे जाना है। होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कंप्लीट एग्जाम्स। मेरे तरीके से बनी हुई है, एनिमेशन के साथ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए पेड जैसी ही है ना। तो इसको आप आज से फॉलो करें, 1 से लेकर के 30 नंबर वीडियो तक चला के देखें 2 वीक्स में। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की 2 वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है, जिसमें एसएससी, बैंक्स और यूपीएससी के लिए आपको लॉजिक के साथ कैसे पेपर को सॉल्व करना है मैं आपको सिखाता हूँ। क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, आरसी, है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट, तो ये आप दोनों प्लेलिस्ट में देख सकते हो। कल मैंने बैंकिंग के लिए 2 घंटे का फुल पेपर अपलोड किया है। आप इनको देखने के लिए मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, अपना कंट्रीब्यूशन देके मेंबर बने। जिनके मेंबरशिप कार्ड्स नहीं एक्सेप्ट हो रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इस वीडियो को प्ले करेंगे, वहां बताया गया कैसे आपको एक्सेप्ट करेगा आपका कार्ड। शुरू करें। अब मैं आपको दे रहा हूं एक समरी इन अ नटशेल, है ना, इन अ नटशेल। समरी ये है कि लॉकडाउन के बाद इकॉनमी की हालत है पतली। अब इसमें दिसंबर में आई एक अच्छी न्यूज़, जीएसटी का बहुत अच्छा रिटर्न मिला सरकार को। इसका मतलब क्या है, जीएसटी को सरकार को मिल रहा है तो मतलब उद्योगपति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए सरकार को जीएसटी दे रहे हैं। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है ये एक बहुत ही अच्छा शगुन है आगे के लिए, इट ऑगर्स वेल। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस चीज़ का। कह रहा है जीएसटी के इनफ्लोज में ये चेक कर लेना, जो छापेमारी सरकार ने की है नवंबर दिसंबर में टैक्स चोरों की, कहीं उनकी वजह से तो नहीं बढ़े हैं ये। अच्छा, दूसरी चीज़, दिसंबर के अंदर दिवालियों का जो फेस्टिव सीजन गया है ना, उसकी वजह से भी जीएसटी थोड़े से ज़्यादा आए हैं। तो कह रहा है भगवान से यही हमारी दुआ है कि ये जीएसटी इन्फ्लोज वैसे ही बने रहें, छापेमारी और दिवाली का कोई असर इन पे आगे हमें देखने को ना मिले, है ना। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में ऐसे ही ये बढ़े हुए रहें। तो ऑप्टिमिस्टिक आज की टोन है, बस ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है अपना। शुरू करेंगे अपने आर्टिकल को, ध्यान से देखना, है ना, मजा आएगा आपको। कह रहे फॉर ए फिस्कली strapped government scrambling to arrest the economy's recessionary decline, the GST collections in the month of 2020 of over 1.15 lakh crore come as a welcome tidings. सिंपल सेंटेंस है। करेक्ट के लिए फॉर, अच्छा भाई किसके लिए, एक सरकार के लिए। कैसी सरकार है, फाइनेंशियली या फिस्कली जो स्ट्रैप्ड है, जो भूखी है। कह रहे पैसे की तंगी से गुजरती हुई एक सरकार के लिए, फिस्कली स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट के लिए। स्ट्रैप्ड का मतलब होता है हंगरी, भूखा, किसी चीज़ की तलाश में। तो कह रहे पैसे की तलाश में भूखी एक सरकार के लिए। और कैसी सरकार, जो स्क्रैम्बल कर रही है, जो लड़खड़ा रही है, जो हड़बड़ी कर रही है कि वो अरेस्ट करके रखे, पकड़ करके रखे इकोनॉमी के उस डिक्लाइन को, उस उतार को जो रिसेशनरी है, जो रिसेशन से आया हुआ है। समझ गए ना। तो कह रहे एक ऐसी सरकार के लिए जो पैसे की तंगी से गुजर रही है,
और जो बड़ी हड़बड़ी में है, बहुत ही लड़खड़ा रही है कि कैसे रिसेशन से इकोनॉमी को गिरने से बचाया जाए। कह रहा है ऐसी सरकार के लिए ना जो जीएसटी की कलेक्शन है इस लास्ट मंथ में 2020 के दिसंबर में जो थी 1,15,000 करोड़ की, है ना, लाख करोड़ की, कह रहे ये आई हैं कम। और कैसे आई हैं? बहुत ही अच्छी टाइडिंग्स बन के, बहुत ही वेलकम न्यूज़ बन के। समझ गए? सब्जेक्ट है आपका जीएसटी कलेक्शन, वो है आपकी कम, ये आपको पकड़ना था। बाकी सेंटेंस तो बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है। वर्ड्स नोट कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आप पीडीएफ दिया करो वोकैबुलरी की। सब काम मैं कर दूंगा तो आप क्या करोगे? 4 घंटे लगते हैं मुझे इस एडिटोरियल को प्रिपेयर करने में, इसीलिए शाम में आता है ना। अगर मैं ही सब काम करूंगा तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा ना, कि नहीं करोगे? पीडीएफ बनाओ, अच्छे से वर्ड्स को नोट करो, खुद अपने हाथ से लिखोगे तो याद भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। करो विद रेवेन्यू रिसीट्स at just 40% of the budget target in the first 8 months of 2021, the government would hope that December's indirect tax inflow, the highest since the indirect tax regime's launch in July 2017, shall sustain over the last quarter of the year. लंबा सेंटेंस पर सिंपली पढ़ेंगे। करो विद के साथ ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स के महज 40% पे होने के साथ ही। अच्छा 40% किसका? ऑफ लगा के बता रहा है, बजट के टारगेट का, जो हमने अप्रैल में सोचा था इस साल का टारगेट। और कब? पहले 8 महीनों में 2020-21 के। तो कह रहा है रेवेन्यू रिसीट्स के, सरकार की कमाई के इस साल के 40% होने के साथ ही, है ना, टारगेट के 40% होने के साथ ही। कह रहे जो गवर्नमेंट है ना वो होप करेगी, गवर्नमेंट यही दुआ करेगी, यही आशा करेगी दैट वो ये कि जो दिसंबर का जो इन्फ्लो था, जो दिसंबर में जो कमाई हुई इनडायरेक्ट टैक्स की, जीएसटी की, जो कि हाईएस्ट भी है, कब से? जब से ये इनडायरेक्ट टैक्स का रिजीम लॉन्च हुआ था, जब से ये जीएसटी लॉन्च हुआ था जुलाई 2017 में। कह रहे सरकार यही होप करेगी कि ये जो इस साल का इन्फ्लो है ना दिसंबर का, ये सस्टेन करे, ये बना रहे, ये ऐसे ही आगे से आगे चलता रहे। और कब? लास्ट क्वार्टर में इस साल के। समझ गए ना? तो सरकार अब दोनों हाथ जोड़ के भगवान से दुआ कर रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें भी ऐसा ही दिसंबर जैसा हमें इनडायरेक्ट टैक्स मिले, ताकि इस साल का ये 40% का टारगेट जो भी पूरा हुआ है ना, इसको हम 100% तक ले जाएं। समझ गए ना? सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना, सबसे जरूरी काम वही है। गवर्नमेंट की वर्ब है वुड होप, दिसंबर इनडायरेक्ट टैक्स इनफ्लो की वर्ब है शैल सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, बनाए रखना, किसी चीज को परसिस्ट करना। सस्टेन और परसिस्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। रिजीम वर्ड परसों ही आया था, मैंने आपको समझाया। टैक्स रिजीम का मतलब है टैक्स सिस्टम, है ना, टैक्स सिस्टम। समझ गए? बढ़े आगे, चलो। कह रहे जीएसटी इनफ्लोज हैव नाउ स्टेज above 1 lakh crore for 3 months in a row, averaging 1.05 lakh crore through October and November before the December spike. कह रहे जो जीएसटी के इन्फ्लोज है ना वो स्टे हुए हैं। स्टे मतलब बने रहना, ठहरे रहना। वो ठहरे रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 1 लाख करोड़ से ऊपर, अबव 1 लाख करोड़ रुपी। और कब? 3 महीने लगातार इन अ रो। तो कह रहे जीएसटी के जो इन्फ्लोज हैं 3 महीने से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रहे हैं। अच्छा ये कैसे रहे हैं? एवरेज बनते हुए 1,05,000 जो है करोड़ की अक्टूबर और नवंबर में। और कब? दिसंबर के स्पाइक, दिसंबर के उठाव से पहले। समझ गए ना? 3 महीने से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी सरकार को मिल रहा है। अक्टूबर और नवंबर की एवरेज थी 1,05,000 करोड़। समझ गए ना? 1,05,000 करोड़। दिसंबर के अंदर कितना आया ये जोड़ लेना, ये नई एवरेज निकल आएगी। 1,15,000 करोड़ दिसंबर में आया। तो कह रहे 3 महीने से ऐसे ही 1 लाख से प्लस हमें मिल रहा है। एवरेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये स्टे किए उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये एवरेज भी कर रहे थे इतना। ठीक है ना? जब 2 एक्शन होते हैं, एक एक्शन को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताया जाता है, दूसरे एक्शन को मेन वर्ब बनाया जाता है। ये आपने मेरे साथ ग्रामर सीरीज में सीखा है, नहीं सीखा है तो जाके सीख लो, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं ना। चलो, कर आफ्टर 2 quarters ऑफ अ शार्प श्रिंकेज इन द इकोनॉमी फॉलोइंग द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट मार्च, दिस ऑल्सो इन्फ्यूजेस होप that the third quarter might see India's headline growth rate resurfacing from the subterranean depths. ये सेंटेंस जानबूझ करके मुश्किल बना के लिखा हुआ है। ये ऐसे लिखा है जैसे शेक्सपियर ने लिखा हुआ है ना। सिंपली तरीके से मैं समझाऊंगा, फिर बताऊंगा क्यों मुश्किल लिखा है इसने। कह रहा बाद में 2 क्वार्टर्स के, 2 तिमाहियों के। अच्छा कौन सी तिमाहियाँ थी ये? बहुत ही शार्प श्रिंकेज की, बहुत ही तीखे सिकुड़न की। श्रिंकेज मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, आकार में छोटा हो जाना। कह रहे 2 तिमाहियों के बाद वो तिमाहियाँ, वो क्वार्टर्स जिसमें बहुत शार्प श्रिंकेज आई।
और किसके अंदर है भाई, ये आई इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था में। अच्छा कब आई ये, फॉलोइंग बाद में कोविड-19 के लॉकडाउन के। अच्छा लॉकडाउन कब था, ये हुआ था लास्ट मार्च में, पिछली मार्च के अंदर। तो कह रहे पिछली मार्च के बाद में 2 तिमाहियों के जिसमें बहुत ज़्यादा श्रिंकेज आई हमारी इकोनॉमी में, कह रहे इसके बाद में आफ्टर हुआ क्या, कह रहे ये ऑल्सो इन्फ्यूज़ करता है ऊपर वाली घटना, साथ ही साथ इस चीज़ को भी ले करके आती है, और किसको, होप को, आशा को। अच्छा क्या आशा है, आशा ये है कि जो तीसरा क्वार्टर है ना, हो सकता है वो देखे, हो सकता है वो माइट सी करे इंडिया के मेन ग्रोथ रेट को, हेडलाइन ग्रोथ रेट को। इंडिया की कई ग्रोथ रेट्स होती हैं ना कई सेक्टर्स में, हम मेन वाली की बात कर रहे हैं। कह रहा हो सकता है क्वार्टर देखे मेन ग्रोथ रेट को सरफेस होता हुआ, फिर से उबर करके आता हुआ, और कहाँ से, उन डेप्थ से, उन गहराइयों से जो सब टेरेनियन है, जो अंडरग्राउंड है। समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा हो सकता है थर्ड क्वार्टर में ग्रोथ रेट जमीन के नीचे से माइनस के आंकड़े से रीसरफेस करे, प्लस के आंकड़े में आए। ये ऐसे बोलना चाह रहा था माइनस से प्लस हो, अब इसने क्या इसको पोएटिक अंदाज में लिख दिया, ग्रोथ रेट रीसरफेस फ्रॉम सब टेरेनियन डेप्थ्स। अब इसका मतलब वही है, रीसरफेस होना मतलब फिर से जमीन के नीचे से उभर करके आना, रीअपियर होना। सब टेरेनियन मतलब जो टेरेन के सब हो, जो जमीन के नीचे हो, अंडरग्राउंड हो, बिलो ग्राउंड हो। जमीन के नीचे के माइनस से जमीन के ऊपर के प्लस के अंदर आएगी। सिंपल वर्ड्स हैं, हेडलाइन होता है जो मेन होता है, प्राइमरी होता है। हमारे पास कई ग्रोथ रेट्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, प्रोडक्शन सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट की, मतलब हेडलाइन सबसे मेन जो ग्रोथ रेट है उसकी। इन्फ्यूज़ करना मतलब भरना या इंट्रोड्यूस करना। गुब्बारे में हवा भी इन्फ्यूज़ होती है और आपकी ज़िंदगी में होप भी इन्फ्यूज़ होती है, ठीक है ना। किसी चीज़ का इंट्रोड्यूस होना, नया नया भरा जाना। लग रहा हो किसी को मैं फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ तो 0.75x पे चला लेना, यूट्यूब में फंक्शनैलिटी है, अगर आपको लगे तो आप धीमा भी चला सकते हो। कह द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ स्ट्रेस्ड दैट द 12% ईयर ऑन ईयर buoyancy in GST's December kitty, the highest growth rate recorded in 24 months, reflects rapid post-pandemic economic recovery, bolstered by improvements in compliance following a recent crackdowns on indirect tax evaders. लंबा सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्रेस किया है, स्ट्रेस करना मतलब दबाव डालना, किसी चीज़ को जोर दे के कहना। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जोर दे के कहा है, क्या कहा है भाई, कि 12% की ईयर ऑन ईयर जो बॉयंसी है, बॉयंसी का मतलब समझो आपकी खुश मिजाजी या किसी चीज़ के अंदर इजाफा। जब आप खुश मिजाज होते हो तो आपकी गुड स्पिरिट्स होती हैं। अगर जीएसटी में बॉयंसी आई है तो जीएसटी भी अच्छे मूड में है, ऊपर आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे मिनिस्ट्री ने यही बोला, स्ट्रेस किया कि 12% की वर्ष दर वर्ष जो वृद्धि है, जो बॉयंसी है, जो इजाफा है जीएसटी की दिसंबर की किटी में, दिसंबर के जो है किटी का मतलब होता है पॉकेट, है ना, दिसंबर की पॉकेट में। कह रहे जो कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट है रिकॉर्ड की गई है 21 महीनों में, जब से जीएसटी आया तब से। कह रहे ये रिफ्लेक्ट करती है, ये जो बॉयंसी है हमें दिखाती है बहुत ही तेजी से रैपिड पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी को, पैंडेमिक के बाद की आर्थिक रिकवरी को। अच्छा ये वो रिकवरी है जो बोल्स्टर्ड बाय है, जो सपोर्टेड बाय है। अच्छा किसके द्वारा, उन इंप्रूवमेंट्स के द्वारा जो आई हैं कंप्लायंस में, और कब आई हैं, फॉलोइंग बाद में आई हैं हाल की उस नकेल कसने के काम के, क्रैकडाउन के, जो लगा है इनडायरेक्ट टैक्स के चोरों पे, इनडायरेक्ट टैक्स इवेडर्स पे। हुआ क्या, कल भी हमने एक आर्टिकल किया था जिसमें गुटखा पान मसाला बनाने वालों पे इन्होंने छापेमारी की थी, जो जीएसटी भरते ही नहीं थे। तो कह रहे ये जो आई है ना बॉयंसी 21 महीनों की सबसे ज़्यादा, ये रिफ्लेक्ट करती है इस रिकवरी को। लेकिन इसको सपोर्ट किससे मिला है, इसको सपोर्ट मिला है उन इंप्रूवमेंट से जो हमने कंप्लायंस में लाए हैं। हमारे जो जीएसटी के ऑफिसर हैं वो कंप्लायंस लेके आ रहे हैं कि आप जीएसटी भरो, अब अपना जीएसटी टाइम पे जमा करो। और ये कब हुई है, जब टैक्स चोरों पे इन्होंने क्रैकडाउन करना शुरू किया, उनके गोदाम माल को जो है सीज करना शुरू किया, कंट्रोल किया, उनको रिस्ट्रेन किया। समझ गए ना। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो ग्रामर और वर्ड्स को। पहला वर्ड आया आपके पास बॉयंसी, मैंने आपको समझा दिया। चीयरफुलनेस, आपकी गुड स्पिरिट्स, किसी में इजाफा कहलाता है बॉयंसी, है ना, बहुत ही अच्छा वर्ड है बॉयंसी। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, है ना। क्रैक डाउन का मतलब होता है नकेल कसना, क्लैंप डाउन भी बोलते हैं, कर्ब भी बोलते हैं, कंट्रोल भी बोलते हैं, रिस्ट्रेन भी बोलते हैं। सब का मतलब है किसी को कंट्रोल करना, नकेल कसना। इवेडर वो आदमी होता है जो बचने की कोशिश करे। अगर कोई टैक्स इवेडर है ना, वो ऐसा आदमी है जो टैक्स की चोरी करता है, डिफॉल्ट करता है टैक्स पे, टैक्स को नहीं देता टाइम के ऊपर। अब इसमें एक ग्रामर रूल है छोटा सा, देखो रूल आपके सामने मैंने लिख दिया है ना।
नाउन अगर प्रेपोजिशन से जुड़ा हो और उसके बाद में भी वही नाउन आ रहा हो वैसा का वैसा, तो दोनों नाउन्स हमेशा सिंगुलर होंगे। हमेशा सिंगुलर नाउन्स को ही बीच में किसी प्रेपोजिशन से जोड़ा जाए। आपकी इच्छा होगी कभी कभी मैं प्लूरल लगा दूं, लेकिन सिंगुलर आएगा। जैसे 3 सेंटेंस है, द विकेट बॉस इंसल्टेड द सेक्रेटरी टाइम्स आफ्टर टाइम्स बट शी डिडंट रिजाइन। ये जो घटिया बॉस था ना, विकेट था, बड़ा ही दुष्ट बॉस था, है ना। कह रहे बड़ा दुष्ट बॉस जो था, इसने इंसल्ट किया अपनी सेक्रेटरी को बार बार, टाइम्स आफ्टर टाइम, है ना। आज भी करता, कल भी करता, परसों भी करता, कह रहे बार बार किया, लेकिन उसने रिजाइन नहीं किया। दिक्कत क्या है यहाँ पे? टाइम्स आफ्टर टाइम्स, आफ्टर एक प्रेपोजिशन, टाइम है एक नाउन। अगर ऐसा इस फॉर्म में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा सिंगुलर फॉर्म में। अब आपको लग रहा हो सर बहुत बार किया है तो मैं एस लगा देता हूँ, ऐसे नहीं लगेगा। एस यहाँ से निकाल दो, बीच में भले ही हाइफन घुसा दो, लेकिन एस को निकाल के सिंगुलर बना दो। टाइम आफ्टर टाइम सही फ्रेज होगा, टाइम्स आफ्टर टाइम्स गलत फ्रेज होगा, ठीक है ना। रूल यही कहता है। अब देखो, शी रोट द होल पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस, होल डे। उसने लिखा पूरा दिन, पेज दर पेज, पृष्ठ दर पृष्ठ वो लिखती गई पूरा दिन। अब उसने बहुत सारे पेज लिखे होंगे, लेकिन रूल कहता है पेज आफ्टर पेज आप लिखेंगे। इसका लॉजिक भी है, एक बार में एक ही पेज लिखोगे ना, एक बार में एक बार ही इंसर्ट करोगे ना एक टाइम पे, तो टाइम के बाद टाइम किया, पेज के बाद पेज लिखा, तो पेजेस ना लिखो, पेज लिखो। वैसे ही द वुड कटर वॉज एफिशिएंट इन हिज वर्क एंड कुड कट ट्रीज आफ्टर ट्रीज इन अ फ्यू आवर्स। जो वुड कटर था, जो लकड़हारा था, बड़ा ही एफिशिएंट था, कुशल था अपने काम में, और काट सकता था पेड़ के बाद पेड़ कुछ ही घंटों में, मतलब कुछ घंटों में पेड़ के पेड़ गिरा देता था वो, है ना। अब देखो, पेड़ के पेड़ एक एक करके गिराएगा, ट्रीज की जगह कर दो ट्री, ठीक है, ट्री, ट्री आफ्टर ट्री। बस इतना सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना। कह रहा इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसर्न हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट स्ट्रिक्टर oversight and better compliance had on these revenues so as to distill what came from normal economic activity in November, which is what December revenues largely account for। ये है ना नाइट मेरे किसी बच्चे का, 3 रिलेटिव प्रोनाउन लगे हुए हैं एक ही सेंटेंस में, पर ध्यान से पढ़ो आएगा समझ में। कह रहा है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ज़रूरी है, क्रूशियल है, इसेंशियल है। क्या भाई? कि आप डिसर्न करें इस चीज़ को, आप समझें, अंडरस्टैंड करें, फाइंड आउट करें इस चीज़ को, डिसर्न करें। अच्छा, किस चीज़ को? हाउ मच, कितना, ऑफ एन इम्पैक्ट, एक असर, कितना एक असर, बहुत ही स्ट्रिक्ट ओवरसाइट ने, बहुत ही कड़ी निगरानी ने और अच्छी कंप्लायंस ने रखा था, हैड किया था इन रेवेन्यूज़ पे। कह रहे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ें जो छापेमारी की है और अच्छी सी कंप्लायंस करवाई है, कह रहे हमारे जीएसटी अफसरों का ये जो काम था, इसका कितना इम्पैक्ट था दिसंबर के रेवेन्यू पे, समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, क्यों समझना है भाई, क्यों समझें इसको? सो एज टू डिस्टिल व्हाट केम फ्रॉम नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नवंबर। इस काम को करने के लिए, सो एज टू मतलब इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू या सो एज टू मतलब इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए वो काम है डिस्टिल करना, अलग करना, ड्रॉ आउट करना, एक्सट्रैक्ट करना, जो चीज़ निकली नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी से नवंबर के अंदर। भाई ये दोनों चीज़ें तो हर बार तो होंगी नहीं, तो हमें क्या है, इनको अलग करना है ताकि हमें पता लगे नॉर्मली नवंबर के अंदर क्या हुआ था, है ना, डिस्टिल कर पाए हम इस काम को। अच्छा, ये नॉर्मल एक्टिविटी कम है क्या? कह रहा है विच इज़ व्हाट, ये वही है जो दिसंबर के रेवेन्यू लार्जली अकाउंट फॉर करते हैं, जो दिसंबर के रेवेन्यू मोटे तौर पे जिसका हिस्सा बनते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो कह रहे हैं नवंबर के अंदर जो अफसरों ने काम किया उसको अलग करवाएं ताकि पता लगे वास्तव में बिजनेस, धंधा, व्यापार कितना हुआ है, ताकि हमें पता लगे दिसंबर में वो रेवेन्यू कहाँ से आया था, धंधे से आया था या छापेमारी से आया था। समझ गए ना? देखो लंबे सेंटेंस है, वोकैबुलरी रिच है, पर ये समझ लेना मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है, तरीका यही है पढ़ने का। सारे वर्ड्स बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब को मिला लेना, इट की वर्ब है इज, एन इम्पैक्ट की वर्ब है हैड, वर्ड की वर्ब है फ्रॉम, विच की वर्ब है इज। वर्ड नाम का रिलेटिव प्रोनाउन तब लगता है जब आपके पास एंटीसीडेंट ना दिया हो। रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो देखो, वहां से पता लगेगा क्यों वर्ड लगाया गया है ना। रेवेन्यूज की वर्ब है अकाउंट फॉर। वर्ड्स है अपने पास ओवरसाइट, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसके 2 मीनिंग होते हैं और दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। ओवरसाइट मतलब ओवर, किसी के ऊपर साइड करना, किसी के कंधे पे खड़े होके उस पर निगरानी करना, केयरफुलनेस कहलाती है आपकी ओवरसाइट। लेकिन ओवरसाइट का एक और मीनिंग होता है, आपकी नज़र से कोई चीज़ चुक जाना, आपकी साइट जो है किसी चीज़ के ऊपर से निकल गई, किसी चीज़ के ऊपर आपने इन अटेंशन दी, आपकी केयरलेसनेस हो गई। समझ गए ना? तो ओवरसाइट एक ऐसा वर्ड है
जिसके दो मीनिंग होते हैं और दोनों मीनिंग एक दूसरे के एंटोनिम है। किसी के ऊपर निगरानी भी ओवरसाइट होती है और आपकी नज़रअंदाजी भी ओवरसाइट होती है। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं ऑटो एंटोनिम्स। एग्जाम से कुछ काम नहीं है, बस वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। ऑटो एंटोनिम्स है ना, आपके लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जो एंटोनिम हो अपने आप का ही, ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग ही अपने आप के एंटोनिम हो, ऑटो एंटोनिम्स। इस पर एक स्पेशल वीडियो करूंगा मैं, 10 ऐसे वर्ड्स लेके करेंगे जहाँ पे आपको पता लगेगा वर्ड्स कैसे काम करते हैं। वो डिसर्न मतलब समझना, फाइंड आउट करना, अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को। सो एज टू मतलब इन ऑर्डर टू। डिस्टिल करना मतलब अलग करना। डिस्टिल से वर्ड बना डिस्टिलरी, जहाँ पे शराब को अलग किया जाता है अनाज से, है ना। डिस्टिलरी क्या होती है, जहाँ पे अल्कोहल को अनाज से निकाला जाता है। डिस्टिल को आप वहाँ से पकड़ के रखें। अकाउंट फॉर होता है किसी चीज़ का हिस्सा देना या जवाब देना, दोनों ही मतलब मैंने खबरी भी आपको करवाए हुए हैं। ही हैज़ टू अकाउंट फॉर हिज फुलिशनेस, उसको हिसाब देना पड़ेगा अपनी फुलिशनेस का। यहाँ पे अकाउंट फॉर का मतलब है हिसाब देना। और एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर 72% ऑफ ऑल बिजनेस, जो एक्सपोर्ट हैं वो अकाउंट फॉर करते हैं, वो हिस्सा बनते हैं या हिसाब देते हैं 72% सारे बिजनेस का। तो दोनों ही मतलब अकाउंट फॉर नाम की फ्रेजल वर्ब रखती है। चलिए, कर मोर ओवर November included the fag end of India's festive season, so the numbers may moderate in the months to come, even though growth rates may stay high due to a low base effect as it gets close to a year after the lockdown. कह रहा मोर ओवर, इससे भी ऊपर। मोर मतलब ज़्यादा, ओवर मतलब ऊपर। तो कह रहा है ये जो बातें हमने कर दी, अब उसके ऊपर भी एक और बात करें। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो नवंबर था उसमें शामिल था फैग एंड इंडिया के फेस्टिव सीजन का, भारत के त्यौहार के मौसम का फैग एंड शामिल था। अब ये फैग एंड क्या होता है? फैग बोलते हैं सिगरेट के फिल्टर को। फिल्टर वाला एंड सिगरेट का वो एंड होता है जिसमें से एक या दो कशी निकलते हैं। फैग एंड हमने बना दिया हर उस चीज़ को जिसका लास्ट हिस्सा बचा हो, टेल पोर्शन हो, लास्ट पोर्शन हो। तो इंडिया के फेस्टिव सीजन का टेल पोर्शन था, जैसे सिगरेट का बट होता है ना, सिगरेट का फिल्टर होता है। कह रहा है इसलिए ये नंबर्स हो सकता है मॉडरेट हो जाएं, हो सकता है धीमे हो जाएं, और कहाँ पे? उन महीनों में जो आने वाले हैं, मंथ्स टू कम। इवन दो, यहाँ तक कि जबकि जो ग्रोथ रेट्स हैं वो हो सकता है स्टे करें हाई, और किस वजह से? एक लो बेस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये क्लोज टू है एक ईयर के लॉकडाउन के बाद। समझ गए? तो दिसंबर के अंदर और आने वाले महीनों में, जैसे नवंबर के अंदर फेस्टिव सीजन का लास्ट था, फैग एंड था, तो कह रहे आने वाले टाइम में हो सकता है आपको थोड़ा सा कम देखने को मिले। लेकिन जैसे ही आप मार्च क्रॉस करोगे ना, तो बेस इफेक्ट आपके पास बहुत लो होगा, क्योंकि पिछली मार्च में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था। तो कह रहे आप अगर इस मार्च में देखोगे और आने वाले मंथ्स में देखोगे, हो सकता है आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखे, है ना। लेकिन वो झूठी होगी, क्योंकि पिछले मार्च में ग्रोथ 0 थी। तो इस वजह से आपको लगेगा एक साल बीत जाने के बाद लॉकडाउन के ग्रोथ रेट्स हाई हैं। समझ गए? आगे बढ़े। मोर ओवर का मतलब होता है और ज़्यादा, इसको फर्दर मोर भी बोलते हैं या ऑन टॉप ऑफ द डैट भी बोलते हैं। कह रहा बट न्यू जीएसटी रूल्स इफेक्टिव January 1st आर एक्सपेक्टेड टू टाइटन जीएसटी कंप्लायंस फर्दर सो दैट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू बूस्टर शुड परसिस्ट। अब देखो अच्छी बातें बता रहा है। कह रहा लेकिन जो नए जीएसटी के रूल्स आए हैं, सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं, जो इफेक्टिव हैं 1 जनवरी से 1 जनवरी से, कह रहे ये रूल्स है ना एक्सपेक्टेड हैं, इनसे पूरी आशा है कि ये टाइट करके रखेंगे जीएसटी की कंप्लायंस को। जीएसटी चोरों को नकेल कस के रखेंगे, कंप्लायंस उनसे करवाएंगे। और कब? फर्दर और आगे, ताकि जो पार्ट है ना, जो हिस्सा है रेवेन्यू बूस्टर का, हमारे बढ़े हुए रेवेन्यू का, बूस्ट हुए रेवेन्यू का, वो शुड परसिस्ट होगा, वो बना ही रहेगा। तो कह रहा है ऐसा नहीं है छापेमारी पिछले महीने में हुई, कह रहा है अब नए रूल्स ऐसे आ गए हैं, हर महीने होगी। तो कह रहा है अच्छी न्यूज़ ये है, ये जो छापेमारी से जो बूस्ट मिला है ना, ये अब मिलता ही रहेगा, आगे से आगे परसिस्ट करेगा। पार्ट की वर्ब है शुड परसिस्ट, रूल्स की वर्ब है आर एक्सपेक्टेड। आगे बढ़े। परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना ना, सस्टेन करना। अब दर कह रहा है सेकंड द जीएसटी ऑन इंपोर्ट्स ग्रू अ रोबस्ट 27% इन नवंबर इवन दो ओवरऑल मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड 13.33%। कह रहे दूसरी चीज़ जो जीएसटी के इंपोर्ट्स हैं, जीएसटी जो इंपोर्ट्स पे लगा था वो बढ़ गया एक मजबूत तौर पे 27% से नवंबर के अंदर 27% की बढ़त आई है जीएसटी में जो इंपोर्ट्स पे हुई है ना। यहाँ तक कि जबकि जो ओवरऑल इंपोर्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इतने परसेंट से 13.33% से। तो कह रहे ये भी रीज़न है, जीएसटी इंपोर्ट्स पे भी बढ़ रहा है और जो है ओवरऑल इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जीएसटी को लोग ज़्यादा अच्छे से पे कर रहे हैं। पहले इंपोर्ट करते थे, जीएसटी की चोरी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। चलिए, कह रहा विद दिसंबर रिकॉर्डिंग a 7.6% surge in imports, growing for the first time since February 2020. GST on imports should rise further in the coming month.
कह रहे विद के साथ ही दिसंबर के रिकॉर्ड करने के इतने परसेंट के चढ़ाव को, इंक्रीज को, सर्च को इंपोर्ट्स में, और कह रहे वो कब ग्रो करते हुए पहली दफ़ा फरवरी 2020 से। तो कह रहे इस चीज़ के होने के साथ ही, इतनी चढ़ाई के साथ ही इंपोर्ट्स में जीएसटी के अंदर, जीएसटी जो इंपोर्ट्स में है ना वो राइज करेगा और आगे आने वाले मंथ में। तो ये अच्छी बातें बता रहा है। कह रहा है इंपोर्ट्स पे जीएसटी हमें और ही मिलेगा, ऐसा मत समझो आने वाले टाइम में इंपोर्ट्स पे जीएसटी कम होगा। कह रहा है सिमिलरली कार सेल्स सर्ज फॉर द 5th month in a row in December, which should not only boost the GST receipts in January but also bring in precious compensation cess। कह रहा है इसी तरह से सिमिलरली कारों की जो सेल्स है वो भी बढ़ गई, वो भी सर्च कर गई 5वें मंथ में लगातार, इन अ रो 5th month। तो 5 महीने से इन अ रो लगातार दिसंबर में फिर से बढ़ गई, जो कि ना केवल बूस्ट करेगी जीएसटी की रिसीट्स को जनवरी में, बट ऑल्सो साथ ही साथ वो लेकर के आएगी बहुत ही कीमती, बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही वैल्यूबल कंपनसेशन सेस को। कंपनसेशन सेस होता है जो सेंटर स्टेट्स को देता है भरपाई के तौर पे जीएसटी जो स्टेट्स को कम मिलता है ना, ऐसा समझो। तो अगर अब ये कारों की सेल्स भी अच्छी हो रही है, 5 महीने से लगातार बढ़ रही है, इससे जीएसटी को बूस्ट भी मिलेगा और स्टेट्स को भी थोड़ा फायदा होने वाला है। इन अ रो मतलब लगातार, वन आफ्टर अनदर, इसके लिए एक वर्ड है कंसेक्यूटिवली, है ना, एक के बाद एक। अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका एक सिंपल सा रूल है, आपको पता है, जो चीज़ नॉट ओनली के बाद आ रही हो वही चीज़ बट ऑल्सो के बाद भी आनी चाहिए। यहाँ पे अगर वर्ब आ रही है तो यहाँ भी वर्ब आए, यहाँ पे नाउन आ रहा है तो यहाँ भी नाउन आए, है ना, इस तरीके से आप इनको चलाएंगे। तो नॉट ओनली के बाद में पहली वर्ब आई बूस्ट, बट ऑल्सो के बाद में दूसरी वर्ब आई ब्रिंग इन। दोनों की कॉमन हेल्पिंग वर्ब थी शुड, तो वो नॉट ओनली से पहले रखी हुई है। तो इस रूल को हमेशा फॉलो करें, है ना। चलो, कह रहे वट एवर ट्रेजेक्ट्री रेवेन्यूज टेक फ्रॉम हियर, पेन पॉइंट्स परसिस्ट एंड सम की निगलिंग इश्यूज सीम टू बी एग्रावेटिंग फर्दर। कह रहे जो भी ट्रेजेक्ट्री, जो भी कर्व, जो भी पाथ, जो भी रास्ता, रेवेन्यू जो सरकार की कमाई है अब यहाँ से लेगी, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए। तो कह रहे जो भी रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री लेगा यहाँ से फ्रॉम हियर, जो पेन के पॉइंट्स हैं ना वो अभी भी बने हुए हैं, जो दर्द के बिंदु हैं वो अभी भी ताज़ा हैं, परसिस्ट हैं। और कह रहे कुछ छोटे मोटे पर इंपॉर्टेंट, निगलिंग मतलब छोटे मोटे, की मतलब इंपॉर्टेंट, कह रहे फिर भी कुछ छोटे मोटे और इंपॉर्टेंट इशू वो दिखाई देते हैं एग्रावेट करते हुए और ख़राब बनाते हुए फर्दर और आगे। तो कह रहे अब चाहे रेवेन्यू का कुछ भी हो, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको आज ही सरकार को संभालना है, पेन पॉइंट्स हैं वो भी परसिस्ट कर रहे हैं, और छोटे मोटे इश्यू जो है नाक में दम किए हुए हैं, चीज़ों को एग्रावेट कर रहे हैं। एग्रावेट करना मतलब चीज़ों को और ख़राब बनाना, इसके लिए एक वर्ड है एक्सेस्परेट, है ना, मैंने लिखा नहीं आज, वर्सन बोल सकते हैं आप इसको। निगलिंग का मतलब होता है छोटे मोटे, इनसिग्निफिकेंट हो, ट्रिवियल हो, बिकरिंग हो, छोटा मोटा हो, लेकिन की है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कोर सेक्टर्स रिकॉर्डेड yet another contraction in November with cement and steel slipping back after a minor uptick। अब ये जो कोर सेक्टर है जिसके अंदर अपनी सीमेंट है, स्टील है ना, कॉपर है, रेता, बजरी, ये सब होता है ना, एक कोर सेक्टर होता है। कह रहे इसने एक रिकॉर्ड किया दूसरी कॉन्ट्रैक्शन को, एक और इसने जो है सिकुड़न को रिकॉर्ड किया नवंबर के अंदर, और किसके साथ ही, सीमेंट और स्टील के स्लिप बैक करने के साथ ही, फिर से फिसल जाने के साथ ही, एक छोटी सी अपटिक के बाद, अपटिक का मतलब होता है छोटा सा उछाल, है ना, तो एक छोटा सा उछाल आया होगा अक्टूबर में, लेकिन नवंबर में दोनों फिर से जो है फिसल करके अपनी जगह पे आ गए। कह रहा न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन द अक्टूबर टू दिसंबर 2020 क्वार्टर डिक्लाइंड अ वूपिंग 88% फ्रॉम अ ईयर अगो एज द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है इसका नाम। कह रहे जो नई इन्वेस्टमेंट है, नए निवेश है अक्टूबर के अंदर, और कहाँ से, अक्टूबर से दिसंबर तक, है ना, इस क्वार्टर के अंदर। कह रहे नए निवेश डिक्लाइन कर गए 88% से एक साल पहले से। तो पिछले साल अगर 100 हुआ था तो इस साल हुआ है 12, सिर्फ इतना ही नया निवेश हुआ है हमारे देश में। और ये बताने वाला कौन है, ये वाली एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है इन्होंने, और इसके पहले द लगाया हुआ है। याद रखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा नाम लिखा हो उससे पहले द लगाएं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जरूरी है, लेकिन द आरबीआई ये जरूरी नहीं है। अगर ये छोटा सा नाम लिखा हुआ है तब द लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा नाम लिखा है तब आप द जरूर लगाएं। अब देखने वाला वर्ड है वूपिंग, इसको नाम भी लिखते हैं ना तो भी चल जाता। ये सिर्फ और सिर्फ बताता है कोई चीज़ कितनी बड़ी है। वूपिंग का मतलब होता है एज मच एज या एज मैनी एज, ये भी आप कई बार देखते होंगे, है ना, एज मैनी एज, एज मच एज, ये वूपिंग भी वही है। ये बताता है कोई चीज़ कितनी बड़ी है ना,
ये कह रहा है वूपिंग 88% है, इतना ज़्यादा है 88%। यहाँ पे 88% से पहले वूपिंग ना भी लिखा होता तो भी काम चल जाता, सिर्फ एक्सटेंट को बताता है। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एम्प्लॉयमेंट लेवल्स डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली इन अक्टूबर फॉलोड बाय ऑलमोस्ट 35 लाख जॉब लॉसेस इन नवंबर एंड कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू दिसंबर, CMI रिकॉर्ड्स। कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के जो लेवल हैं, रोजगार के जो लेवल हैं, डिक्लाइन कर गए बहुत ज़्यादा अक्टूबर में, और किसके बाद फॉलो करते हुए लगभग 35 लाख जॉब की कमी को, लॉसेस को नवंबर के अंदर। नवंबर में इतने लोगों की नौकरी चली गई। कह रहा है ये एम्प्लॉयमेंट लेवल्स जो डिक्लाइन कर गए अभी भी कंटिन्यू हैं और आगे खराब होना और डिटेरियोरेट होना दिसंबर के दौरान, ऐसा कहने वाले हैं, रेकॉन करने वाले हैं CMIE। रेकॉन करने का मतलब होता है एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करके मानना किसी चीज़ को, ऐसे नहीं अपने आप ही बोल दिया भाई मैं ऐसा मानता हूँ। रेकन करने का मतलब होता है सोच विचार के, कैलकुलेट करके किसी चीज़ को मानना। तो CMI का पूरा सोच विचार के ऐसा मानना है कि और आगे से आगे एम्प्लॉयमेंट जो है कम होती जाएगी। डिटेरियोरेट समझ लेना, किसी चीज़ का और ख़राब से ख़राब होना, वर्सन होना। कह रहे द सेंटर नीड्स टू एड्रेस सम ऑफ दीज चैलेंजेस इन द कमिंग यूनियन बजट और आउटसाइड टू रिकवर लॉस ग्राउंड फास्टर। कह रहा सेंटर को भी एक ही काम करना है, इसको एड्रेस करना है, संबोधित करना है इनमें से कुछ चैलेंजेस को। यही सब चैलेंजेस हैं, इनमें से किसी को आपको एड्रेस करना है, इसका सोल्यूशन लाना है। और कहाँ पे? आने वाले यूनियन बजट में या उसके बाहर, बजट के अंदर या बजट के बाहर। और क्यों लाना है? ताकि रिकवर कर पाएँ, ताकि हम फिर से जो है ले पाएँ लॉस ग्राउंड को, उस जमीन को जो हम खो चुके हैं फास्टर। रिकवर लॉस ग्राउंड का मतलब है जितना ग्राउंड लॉस किया था, जितना पीछे हटे थे उतना ही रिकवर करके आगे आए, है ना। सेंटर को ये काम करना पड़ेगा ताकि रिकवरी फिर से आए। जरूर से एक लाइक दें वीडियो को, शुरू में बोलना भूल जाता हूँ लेकिन आप मत भूला करो, है ना, एक लाइक और शेयर देना। अब बढ़ेंगे अपने क्विज़ की तरफ। आज के अपना स्कोर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, 2 में से कितने नंबर आए, 1 आया या 0 आए या 2 में से 2 आए। सेकेंड वाला कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन अ क्वांट्री। अच्छे से बताया था, क्वांट्री मतलब खराब सिचुएशन। तो इन अ क्वांट्री ये सिनोनिम होता है इन अ फिक्स का। फैग एंड होता है मतलब आखिरी सिरा, किसी चीज़ का बचा हुआ भाग। इन अ रो मतलब लगातार। इन अ फ्लक्स मतलब जो चीज़ बार बार बदल रही हो, है ना, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, वो इन अ फ्लक्स होती है। तो इन अ फिक्स, इन अ फिक्स ये है आपका करेक्ट आंसर। इसको मार्क कर देते हैं ग्रीन कलर से। इसमें एरर ढूंढनी है, इसमें 2 एरर्स हैं, ध्यान से समझना, अगर समझ पाओगे तो एक बार में आ जाएगी, है ना। द सेल्समैन हैड ए जॉब टू गो डोर टू डोर्स, नॉट ओनली टू टेक ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो टू अरेंज फॉर द पैकेजिंग एंड सप्लाई फ्रॉम द कंपनी वेयर हाउस टू द बायर्स। सेल्समैन को जाना पड़ता था घर से घर, डोर टू डोर, है ना, एक एक घर पे जाता था वो। ना केवल वो ऑर्डर लेता था प्रोडक्ट के कंपनी के लिए, बल्कि साथ ही साथ वो अरेंज भी करता था पैकेजिंग को और सप्लाई को कंपनी के गोडाउन से बायर के घर तक। तो पहले ऑर्डर लेता था, फिर गोडाउन में जाता था, वेयर हाउस में, वहाँ से उसकी पैकेजिंग करवाता था, फिर उसको सप्लाई करवाता था। ये सारे काम इसको करने पड़ते थे। इसमें 2 एरर्स हैं। डोर टू डोर को आप अलग कर दें, है ना, इसको आप करेंगे डोर टू डोर। जब 2 नाउन्स के बीच में प्रेपोजिशन आ जाए तो नाउन सिंगुलर होते हैं, पीछे एस ना लगाया जाए। पहली एरर तो ये। अब दूसरी एरर थोड़ी सी ध्यान से देखना। नॉट ओनली इसके बाद में जो रखा हो वही बट ऑल्सो के बाद में भी होना चाहिए। इसको मैं अलग कलर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। वही बट ऑल्सो के बाद में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बट ऑल्सो कहाँ गया भाई, बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद में रखा है टू अरेंज, लेकिन इसकी पोजीशन गलत है। आप बोलोगे सर यहाँ भी इन्फिनेटिव है, यहाँ भी इन्फिनेटिव है, तो कैसे गलत है? ध्यान देना, एक इन्फिनेटिव पीछे भी छूट गया। सेल्समैन को ये दोनों काम करने थे, नॉट ओनली को उठा करके इस इन्फिनेटिव से पहले लाना है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, इसने क्या बुराई कर दी, यहाँ क्यों नहीं रखते? ध्यान देना, सेल्समैन की काम था ना केवल घर घर जाना और ऑर्डर लेना, बल्कि गोडाउन में जाकर के बायर्स के घर तक वो माल पहुंचाना। ये नॉट ओनली 2 कामों को बता रहा है बट ऑल्सो। पहला काम है डोर टू डोर जाके ऑर्डर्स लेना, दूसरा काम है गोडाउन से सामान को भेजना। अगर इस नॉट ओनली की पोजीशन में चेंज कर दूं, अगर मैं इस नॉट ओनली को यहां से हटा के इस वाले इन्फिनेटिव से पहले रख दूं, आपकी ग्रामर तो सही हो जाएगी, है ना। ग्रामर के हिसाब से तो यहाँ भी इन्फिनेटिव और यहाँ भी इन्फिनेटिव आ रहा है, लेकिन मीनिंग गलत हो जाएगा। सेल्समैन का काम था जाना घर घर, डोर टू डोर। अच्छा, घर घर क्यों जाता था? ऑर्डर लेने के लिए।
और फिर माल भेजने के लिए गोडाउन जाता था। अगर वो घर घर जा रहा था तो गोडाउन बीच में कहाँ से आ गया? समझ रहे हो मेरी बात को? उसके दो काम थे, पहला था घर घर जाना और फिर गोडाउन जाना। ये जो टू टेक है ना, ये घर घर से जुड़ा हुआ है। तो इस नॉट ओनली को आप घर घर से पहले रखेंगे, क्योंकि वो घर घर भी जाता था और गोडाउन भी जाता था, दो अलग अलग काम करता था। दोनों कामों को अलग अलग बताने के लिए आपको यहाँ पे टू गो से पहले वाला जो इन्फिनेटिव है ना, यहाँ पे आपको नॉट ओनली को रखना है। अब इसके पास दो काम हो गए, एक तो घर घर जाना, और क्यों जाना? ताकि वो ऑर्डर ले, और दूसरा पैकेज करवाना, और कहाँ से करवाना? वेयर हाउस से बाहर तक। तो इसका मीनिंग गलत निकलेगा, इस वजह से मैंने नॉट ओनली की पोजीशन को इस इन्फिनेटिव से उठा करके इस इन्फिनेटिव से पहले रखा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक लगाओ, समझ में आएगा। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। साइनिंग आउट।